नमस्कार। मैं पिछले 40 वर्षों से कविता कर्म से जुड़ा हुआ हूँ। सन 80 में पहली बार कविता छपी थी। उसके बाद से लंबे अंतराल भी आए हैं, व्यवधान भी पैदा हुआ है, लेकिन मैं अपने कविता कर्म से जुड़ा रहा। और आज मैं आपके समक्ष संभावना प्रकाशन से जो मेरी किताब आई है, आवाज अलग अलग है, इस किताब से मैं कुछ चुनिंदा कविताएं आपके समक्ष पढ़ूंगा। संभावना प्रकाशन के अभिषेक जी ने इस किताब को बहुत मोहब्बत से और निर्दोष रूप में छापा है, तो मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनके पिता श्री अशोक जी अग्रवाल को तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है किसी भी प्रकार की, कि अभिषेक जी ने इन कविताओं को बहुत ही सम्मान से और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही निर्दोष ढंग से छापा है। और उनको ये कविताएं खुद पढ़ते हुए भी बहुत अच्छी लगी थी, और उनके पिता श्री अशोक जी अग्रवाल को भी ये कविताएं बहुत अच्छी लगी थी। ये मेरा चौथा संग्रह है। इससे पहले एक संग्रह कोई तो रंग है आया था। उसके बाद दूसरा संग्रह है अगनजल, तीसरा संग्रह है देश, जो काफी लोकप्रिय हुआ, और उसके बाद की यात्रा का ये पड़ाव है आवाज अलग अलग है, जो संभावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसके साथ ही एक 50 कविताओं का, चयनित कविताओं का संग्रह भी इस वर्ष 2022 में आया है। आवाज अलग अलग है कि कविताएं मित्रों को पसंद आ रही हैं। मुझे जहां जहां यह संग्रह पहुंचा है, वहां से जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मित्रों ने जो मुझे बताया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये कविताएं मित्रों को पसंद आ रही हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी कविता की सफलता यह है कि वह बहुत आम जन से लेकर के बहुत विद्वत जनों तक पहुंचे और दोनों द्वारा सराही जाए, और हमारी भाषा में ऐसी अनुगूंजें हों जो हमारी जातीय स्मृति को जगाती हों, ऐसे रेफरेंसेस हों जो हमारी परंपरा को, एक अविरल परंपरा को बताते हों। तो मैंने कोशिश की है अपनी पगडंडी बनाने की, अपनी एक अलग राह बनाने की, और इसके लिए मैंने काफी संघर्ष भी किया है अपने जीवन में, कविता के कर्म में। तो मैं आपके समक्ष कुछ चुनिंदा कविताएं, जो आवाज अलग अलग है संग्रह आया है अभिषेक जी के सौजन्य से, संभावना प्रकाशन से, इसमें से कुछ चुनिंदा कविताएं मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा, और आशा करता हूं कि ये कविताएं आपको पसंद आएंगी। पहली कविता जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाह रहा हूं, वह कविता है स्त्रियां। स्त्रियों पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और अलग अलग ढंग से मैंने वो कविताएं लिखी हैं। और जो स्त्री से संबंधित कविताएं हैं, वो ठीक उस तरह के विमर्श की कविताएं नहीं हैं। ये बिल्कुल भिन्न ढंग से लिखी गई कविताएं हैं। तो मेरी पहली कविता है स्त्रियां। सभी पवित्र नदियों से जल लिया उसने, सभी उपजाऊ खेतों से मिट्टी, आसमान के जितने भी रूप थे सब लिए, सूरज चांद सितारे आकाश गंगाएं मेघ, और चूल्हे से आग ली कड़छुल भर।
सभी पवित्र नदियों से जल लिया उसने, सभी उपजाऊ खेतों से मिट्टी, आसमान के जितने भी रूप थे सब लिए, सूरज चांद सितारे आकाश गंगाएं मेघ, और चूल्हे से आग ली कड़छुल भर, सभी फूलों की एक एक पंखुड़ी, सभी चिड़ियों से एक एक पंख, घेर घुमेर वृक्ष की पाताल तोड़ जड़, थोड़ी सी घास थोड़ी सी हवा, हर बोली से एक शब्द लिया प्यार, सबको मिलाकर स्त्री बनाई करतार ने, और चमत्कृत रह गया वह अप्सराओं से अधिक सुंदर थी। करतार ने कहा, पृथ्वी पर तुम अधूरी रहोगी, पूर्णता के लिए तुम्हें पुरुष की जरूरत होगी और उसके प्यार की। चाहो तो यहीं स्वर्ग में रहो, कामनाओं वासनाओं से दूर, जरा मरण व्याधियों से मुक्त, खट कर्म से परे, चिर युवा चिर सुंदर। करतार ने कहा, पृथ्वी पर तुम अधूरी रहोगी, पूर्णता के लिए तुम्हें पुरुष की जरूरत होगी और उसके प्यार की। चाहो तो यहीं स्वर्ग में रहो, कामनाओं वासनाओं से दूर, जरा मरण व्याधियों से मुक्त, खट कर्म से परे, चिर युवा चिर सुंदर। पर स्त्री ने एक ही शब्द सुना बार बार, प्यार प्यार प्यार, और पृथ्वी पर आ गई। अब पृथ्वी पर भटकती हैं वे, बहुत कम हैं जिन्हें प्यार मिला, बहुत ज्यादा हैं वे जो प्यार में छली गईं, और सबसे ज्यादा वे हैं जो ब्याही गईं, जिन्होंने घर संभाले बच्चे जने बिना प्यार के। मैं दूसरी कविता जो आपके समक्ष पढ़ रहा हूं वह कविता है, एक आंख कौंधती है। एक आंख कौंधती है, जब मैं खांस कर भीतर घुसा घर में, लालटेन जल रही थी, आदमी खाट पर बैठा हुक्का पीता था, औरत दूध ओटाती थी चूल्हे पर, मुझे देखकर उसने घूंघट ले लिया था। जब मैं खांस कर भीतर घुसा घर में, लालटेन जल रही थी, आदमी खाट पर बैठा हुक्का पीता था, औरत दूध ओटाती थी चूल्हे पर, मुझे देखकर उसने घूंघट ले लिया था। मैं भी खाट पर बैठकर बतियाता रहा, हुक्का पीता रहा। बाहर बहुत ठंड थी, ओस गिरती थी, रात गहराती थी। इस बीच औरत ने चाय बनाई 2 बार। आदमी ने मुझसे खाने की पूछी तो मैंने जानबूझकर मना किया, यह जानते हुए कि रात बहुत हो गई है और वे ब्याड़ू कर चुके हैं। जब चलने को हुआ, औरत ने आदमी को हाथ के इशारे से बुलाया, फुसफुसाकर कहा, इनसे कहो भूखे न जाए, अभी रोटी सेक देती हूँ, सब्जी रखी है, 10 मिनट लगेंगे बस। मैंने देखा, चूल्हे के पास बैठी औरत का चेहरा सामने की ओर था और दाईं आंख मुझे देख रही थी घूंघट की ओट से। जाहिर है वह औरत मेरी मां नहीं थी, दादी नानी मौसी बहन पत्नी प्रेमिका कुछ भी नहीं थी, पर वह आंख आज भी मेरे जहन में कौंधती है। कोई कान में फुसफुसाता है, रोटी सेक देती हूँ, भूखे मत जाओ, रोटी सेक देती। इसके बाद जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ वह कविता है बया। मैंने पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, स्त्रियों पर। तो ये कविता है बया। आप देखें ये किस तरह से लिखी गई है। प्रणय के लिए सबसे ज्यादा श्रम नर बया करता है। प्रणय के लिए सबसे ज्यादा श्रम नर बया करता है। सबसे पहले सुरक्षित जगह तलाशता है, फिर ऐसे तिनके बटोरता है जो चुभे नहीं, मुलायम हो। अगर रुक्ष हैं तो उन्हें कोमल मुलायम बनाता है चोंच से।
फिर इनसे घर बनाता है, हवा पानी से महफूज, अपनी जान में सबसे सुंदर घर बनाता है। फिर मादा से प्रणय निवेदन करता है, देखो कितना सुखद आरामदायक और सुंदर घर बनाया है मैंने, क्या तुम इसमें मेरे साथ रहना पसंद करोगी? प्रणय के लिए सबसे ज्यादा श्रम नर बया करता है। सबसे पहले सुरक्षित जगह तलाशता है, फिर ऐसे तिनके बटोरता है जो चुभे नहीं, मुलायम हों। अगर रुक्ष हैं तो उन्हें कोमल मुलायम बनाता है चोंच से। फिर इनसे घर बनाता है, हवा पानी से महफूज, अपनी जान में सबसे सुंदर घर बनाता है। फिर मादा से प्रणय निवेदन करता है, देखो कितना सुखद आरामदायक और सुंदर घर बनाया है मैंने, क्या तुम इसमें मेरे साथ रहना पसंद करोगी? यूं तो सभी स्त्रियां माननी होती हैं कमोबेश, उस पर माधा भया स्वाधीन विवेकी स्वयंवरा होती है। वह आसानी से मानती नहीं, घर देखकर बाहर आ जाती है, फिर बहुत सारे घर देखती है। वह घोर व्यवहारिक है, वह नर का नहीं घर का चुनाव करती है। वह घर देखकर ही जान जाती है कि नर उससे कितना प्यार करेगा, कि बनाने वाले ने अपने प्राण उड़ेल दिए हैं इसमें। वह ऐसे घर के भीतर नर को चूम लेती है, कहती है, मैं इस घर में रहना पसंद करूंगी, मैं इस घर में तुम्हारे बच्चों की, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं, वो है गडरी है। वह कमीज जो पीपल के पत्तों की तरह फरफराती थी नई नई, अब कचकड़े की हो गई है। कचकड़े हमारे यहाँ प्लास्टिक को कहते हैं। वह कमीज जो पीपल के पत्तों की तरह फरफराती थी नई नई, अब कचकड़े की हो गई है, मैल के धारुओं से भरी हुई। और जूतियां जैसे जूतियों के कंकाल, अगर पाँवों में न होती तो आप पहचान भी न पाते कि वे जूतियां हैं। और उनमें यात्राएं इतनी कि वे सीधे चलते तो क्षितिज तक पहुंच जाते, और ऊर्ध्वगामी होते तो चांद तक। वॉन गॉग भारत में होते तो इनका ही चित्र बना, पर कितनी मुश्किल होती उन्हें जब ये कैनवास से चलती हुई गायब हो जाती। वे रुकते भी हैं सड़क किनारे, किसी खाली खेत में। सुबह खेत मेंगनियों से भरा होता है, और एक कोने में राख और कुछ पांवों के खोज, और थोड़ा गीला उस जगह है जहां उन्होंने एक ऊंची उठाऊ टिकटी बनाकर पानी का कलश रखा होगा। हमारे यहाँ पानी का पद बहुत ऊंचा है, तो जब भी उसे रखा जाता है तब उसे बहुत सबसे ऊंची जगह पर रखा जाता है। और गडरिये चूंकि किसी खेत में रुकते हैं तो वहां लकड़ी की टिकटी बना करके और उस पर कलश रखते हैं। तो जहां उन्होंने एक ऊंची उठाऊ टिकटी बनाकर पानी का कलश रखा होगा, उनके पास बैठना मुश्किल है। उनमें से भेड़ों और ऊंटों की गंध आती है। उनके पास गडरिये ही बैठते हैं, और वे स्त्रियां जो सद्यजात मेमनों को गोदी में उठाए पीछे पीछे आ रही हैं, वे उन्हें प्यार करती हैं, वे उन्हें प्यार करती हैं। इसके बाद जो मैं आपको कविता सुना रहा हूं, वह कविता है बाबा कोयल और गर्मियां। आप देखेंगे कि किस तरह जीवन में, हमारे जीवन में से बहुत सारी चीजें निकल गई हैं और स्मृतियों में रह गई हैं, लेकिन उन स्मृतियों की चीजों ने हमारे जीवन को अभी भी जो है सहारा दे रखा है। ये कविता है बाबा कोयल और गर्मियां। बाबा ने केवल एक बार डांटा जीवन में, ऐसी गर्मियां थी उस बरस। सुबह से ही आग बरसती थी, रेत के बगुले उठते थे, आग के बीज उड़ते थे। चिड़ी चुप, चुड़कले चुप, सुबह से ही पसेव के धारे बहते थे। ऐसे में बाड़े में नीम की छाया में खरेड़ी खाट पर बीजड़ी डुलाते हुए बाबा ऊँघते थे, और हम बच्चे
चौगिर्द उधम मचाते थे, खेलते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, पर बाबा कभी नहीं डांटते। ऐसे में बाड़े के नीम की छाया में खरेड़ी खाट पर बीजनी डुलाते हुए बाबा ऊँघते थे, और हम बच्चे चौगिर्द उधम मचाते थे, खेलते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, पर बाबा कभी नहीं डांटते थे। उस दिन अचानक जाने क्या हुआ कि बाबा दहाड़े, चुप रहो दुष्टों, चुप रहो, और खुद सतर्क होकर बैठ गए और कान देकर सुनने लगे। दूर कहीं कोयल कूक रही थी, और खुद सतर्क होकर बैठ गए और कान देकर सुनने लगे। दूर कहीं कोयल कूक रही थी। धधकती दोपहरी थी, सन्नाटा था, दारुण निदाग था, सन्नाटी लू थी, तपती हुई भू थी, तिरमिरी थी हवाओं में। सब कुछ शुष्क था और कोयल कूक रही थी। धधकती दोपहरी थी, सन्नाटा था, दारुण निदाग था, सन्नाटी लू थी, तपती हुई भू थी, तिरमिरी थी हवाओं में। सब कुछ शुष्क था और कोयल कूक रही थी। अमृत बरस रहा था, कानों में रस घुल रहा था, और बाबा शांत समाधिस्थ बैठे थे, और हम सहमे हुए निस्तब्ध। आखिर कोयल का कूकना बंद हुआ। शायद वह उड़कर कहीं चली गई थी। तब बाबा ने आंखें खोली, आर्द्र बोले, जाओ खेलो। ये पहली और आखिरी डांट थी बाबा की, जिससे जीवन में सलीका पैदा हुआ, जिससे जीवन में सलीका पैदा हुआ। उसके बाद भी मैं जो आपको कविताएं सुनाऊंगा वो अपने लोकेल की कविताएं हैं, हमारे यहाँ की। एक चित्र है गर्मियों का, आप देखें। गर्मियों में हमारे यहाँ राजस्थान में गर्मियां बहुत पड़ती हैं, और उसके बहुत सारे चित्र खींचे जा सकते हैं। गर्मियों में लोग खुले में सोते हैं। शाम होते ही अपनी अपनी खाटें बाहर खींच लेते हैं दरवाजे के सामने, फिर ब्याड़ू करके आ बैठते हैं और देर तक बतियाते हैं। गर्मियों में लोग खुले में सोते हैं। शाम होते ही अपनी अपनी खाटें बाहर खींच लेते हैं दरवाजे के सामने, फिर ब्याड़ू करके आ बैठते हैं और देर तक बतियाते हैं। फिर एक लुढ़कता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर धीरे धीरे सन्नाटा व्याप जाता है, जिसे वृक्षों पर बैठे पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट तोड़ती है कभी कभी। फिर धीरे धीरे सन्नाटा व्याप जाता है, जिसे वृक्षों पर बैठे पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट तोड़ती है कभी कभी। कभी कभी कोई गाड़ी भी आती है, जिसकी रोशनी में पहले घर चमकते हैं, फिर खाटे ही खाटे गांव की पूरी लंबाई में। किसी किसी खाट पर कोई उघाड़ा पुघाड़ा अंगोछे से हवा करता भी झलकता है। नाड़ा छोड़ को उठे किसी की पीठ भी झलकती है कोने में। एक खाली खाट भी झलकती है, जिस पर सोया था कोई, पर सोया कहाँ, सबके सोने का इंतजार करता। किसी किसी खाट पर कोई उघाड़ा पुघाड़ा अंगोछे से हवा करता भी झलकता है। नाड़ा छोड़ को उठे किसी की पीठ भी झलकती है कोने में। एक खाली खाट भी झलकती है, जिस पर सोया था कोई, पर सोया कहाँ, सबके सोने का इंतजार करता था। वह कोई चोर नहीं, प्रेमी है। 3 बजते बजते लौट आएगा, आकर अपनी खाट पर सो जाएगा। 3 बजते बजते तक लौट आएगा। इसके बाद जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ वह हमारे समय की एक त्रासदी है। कविता है, गायें घर नहीं जाती। गायें घर नहीं जाती, आंखों में अब भी करुणा है, थनों में दूध, पर गायें अब घर नहीं जाती। आंखों में अब भी करुणा है, थनों में दूध, पर गायें अब घर नहीं जाती।
जब उन्हें सुनी छोड़ा गया होगा पहले पहल, इधर उधर मुंह मार कर लौट आई होंगी वे, पर किसी ने भीतर नहीं लिया होगा नौहरे में, रोटी नहीं डाली होगी, पानी की भी नहीं पूछी होगी। वे बाहर ही बैठी रही होंगी चौतरे के पास, तब भी वे कई दिनों तक लौटती रही होंगी, आंखें फिरी देख कर भी, ताड़ना पाकर भी। जब उन्हें सुनी छोड़ा गया होगा पहले पहल, इधर उधर मुंह मार कर लौट आई होंगी वे, पर किसी ने भीतर नहीं लिया होगा नौहरे में, रोटी नहीं डाली होगी, पानी की भी नहीं पूछी होगी। वे बाहर ही बैठी रही होंगी चौतरे के पास, तब भी वे कई दिनों तक लौटती रही होंगी, आंखें फिरी देखकर भी, ताड़ना पाकर भी। अब वे स्त्रियां तो हैं नहीं कि भूखी प्यासी मार खाती, जाती रहें जाती ही रहें, उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब वे स्त्रियां तो हैं नहीं कि भूखी प्यासी मार खाती, जाती रहें जाती ही रहें, उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब वे सड़कों पर रहती हैं, गौचरे तो फाड़ लिए लोगों ने, कागज पत्थर पन्नियां उच्छिष्ट खाती हैं, कभी कभी खेतों में भी घुसती हैं हरे के लिए। पर इस गांव के लोग उधर दौड़ाते हैं लाठियां लेकर, उस गांव के लोग इधर दौड़ाते हैं लाठियां लेकर। उन्हें वे दिन याद आते हैं जब पहली रोटी उनके नाम की सिकती थी, और धरानी उन्हें हाथ से रोटी खिलाती थी, चारा नीड़ती थी, पानी पिलाती थी पुचकारती हुई। धनी हाथ फेरता था, नहलाता था, सींग रखता था, छापे लगाता था, कौड़ियों की कंठी पहनाता था, घंटी लटकाता था, और वे आत्मदर्प से भरी घर लौटती थीं, ग्वाल बालों के साथ, घंटी टुनटुनाती हुई। उन्हें वे दिन याद आते हैं जब पहली रोटी उनके नाम की सिकती थी, और धरानी उन्हें हाथ से रोटी खिलाती थी, चारा नीड़ती थी, पानी पिलाती थी पुचकारती हुई। धनी हाथ पीटता था, नहलाता था, सींग रंगता था, छापे लगाता था, कौड़ियों की कंठी पहनाता था, घंटी लटकाता था, और वे आत्मदर्प से भरी घर लौटती थीं, ग्वाल वालों के साथ, घंटी टुनटुनाती हुई। कभी कभी वे भटक भी जाती थीं, कैसा शोर मच जाता था, अरे शाम हो गई गाय नहीं आई, घटा गिर रही है, देखो देखो कहाँ रह गई, किसी ने बांध तो नहीं लिया, अरे बछड़ा रंभाए जा रहा। भरे मन से याद करती हैं वे, पर घर नहीं जाती, कैसा घर, किसका घर सोचती हुई, सड़कों पर बैठी रहती हैं जान जोखिम में डाले। और आर्यावर्त में मारकाट मची है उनके नाम पर, उनका राजनीतिक महत्व बढ़ गया है, उनका राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। इसके पश्चात जो मैं कविता आपको सुना रहा हूं, वह परिवार के जीवन की कविता है, सहेलियां। बेटे पिता के दोस्त नहीं होते अक्सर, पर बेटियां माँ की सहेलियां होती। जब भी वे पीहर आती हैं, घर गुलजार हो जाता है, चहचहाट से भर जाता है। वे सुबह से रात तक एक दूसरे से बतियाती हैं, खिलखिलाती हैं, कचर पचर मचाती हैं, कितनी बातें कि बातों का एक सेतु बन जाता है, जिस पर टहलती हैं वे, आवाजाही करती हैं रात दिन। पिता इस सब से बाहर हैं, वे इन बातों से बाहर हैं। कभी कभार जब उनकी नींद टूटती है रात गए, वे दरवाजा खटकाते हैं, कहते हैं बहुत रात हो गई अब तो सो जाओ। तो वे सबकी सब चुप हो जाती हैं, लाइट बुझा देती हैं, सोने का बहाना करती हैं, पर उनके लौटते ही फिर खुसुर पुसुर, दबी दबी हंसी, फिर खिलखिलाहट। वे सोचते हैं कि वे उस आदमी की तरह हो गए हैं जिसके हाथों में ढेले हैं। कभी कभी वे पूछते हैं क्या बातें करती हो तुम, तो सब संवेद कहती हैं कुछ नहीं, ऐसे ही।
वे सोचते हैं कि इस कुछ नहीं ऐसे ही में जीवन का रस है, आनंद है। उन्होंने भी अपने सबसे अच्छे दिनों में ऐसी ही बातें की थीं और वे दिन उन्हें बहुत याद आते हैं। वे कभी कभी यह भी सोचते हैं कि उनकी उम्र दराज पत्नी के पास भी इतनी बातें हैं, इतनी बातें, जैसे कोई अल्हड़ युवती हो, बातों से लबरेज। और यह सोचकर उदास हो जाते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी से बातें किए बरस बीते, उसके साथ खिलखिलाए युग बीते। और इसी तरह की एक कविता परिवार से संबंधित माँ और पिता, जो मुझे बहुत प्रिय है। संतानों की निगाह में पिता एक मजबूत व्यक्ति होते हैं, दुख में अविचलित, विपदाओं को अपनी छाती पर झेलने वाले, दुविधाओं में निर्णय लेने वाले, कम हंसने वाले, कभी नहीं रोने वाले। संतानों की निगाह में पिता एक मजबूत व्यक्ति होते हैं, दुख में अविचलित, विपदाओं को अपनी छाती पर झेलने वाले, दुविधाओं में निर्णय लेने वाले, कम हंसने वाले, कभी नहीं रोने वाले। माँ बात बात पर रोती है, गीत गाते गाते भी रोती है, किसी पुरानी बात को याद करके भी रोती है। बहन की शादी को 25 वर्ष हुए, उसे विदा करते हुए आज भी रोती है। हम तीज त्योहार मनाकर वापस लौटते हैं, हमारे बच्चों के सिर पर हाथ फेरती हुई रोती। पिता की आंखें बस कभी कभार किसी निकटतम की मृत्यु पर डबडबाती हैं। अब जब मैं स्वयं पिता हूँ, जानता हूँ कि पिता भी साधारण मनुष्य होते हैं, कमजोर और मजबूत एक साथ। वे भी करोड़ों वर्षीय धरती माँ के शिशु हैं, जिनकी कनपटियां सफेद हो गई। वे भी करोड़ों वर्षीय धरती माँ के शिशु हैं, जिनकी कनपटियां सफेद हो गई हैं। वे भी निविड़ निशीथ की निस्तब्धता में जब बच्चे सो जाते हैं, पत्नी का हाथ पकड़कर रोते हैं निशब्द, और बात बात पर रोने वाली उन्हें ढाढ़स बंधाती है। बात बात पर रोने वाली उन्हें ढाढ़स बंधाती है। और मैं अंत में एक कविता आपको और सुनाना चाहता हूँ, कुई और बबूल। ये कविता मुझे बहुत प्रिय है। कुई और बबूल। कस्बे के रास्ते के लगभग बीच पर एक कुई, जिस पर दचकी मुचकी एक बाल्टी रस्सी से बंधी हुई, दूसरी ओर टेढ़ा बबूल। राहगीर आते जाते कुई का ठंडा मीठा पानी पीते, बबूल के नीचे बैठते बतियाते चिलम सुलगाते। स्त्रियां बच्चों को दूध पिलाती, पसीना सुखाती। स्कूली बच्चे भी इसी कुई पर अपनी प्यास बुझाते, बबूल के कंधों पर चढ़ जाते, उधम मचाते। फिर सब अपने अपने गंतव्य को जाते। अब वे दोनों स्तब्ध हैं। अब इस राह से सबने आना याद है। सब दूर बनी सड़क से आते जाते हैं वाहनों पर। कभी कभी कुई बबूल से ऐसी बातें कहती हैं, रात मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चे आ गए। कभी कभी कुई बबूल से ऐसी बातें कहती है, रात मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चे आ गए हैं। और किसी ने मेरे भीतर बाल्टी पर आस दी है, जो छपाक से गिरी पानी पर। फिर खींचा उन्होंने लदर फदर, पानी छलक छलक कर मेरे ऊपर गिरता रहा। फिर मैं उन्हें देर तक भूख से पानी पीते देखती रही। उनकी कोहनियों से पानी ढरक रहा था, उनके नेकर कमीज भीग रहे थे। फिर वे तुम्हारे ऊपर चढ़ गए और खेलते रहे। फिर मुझे तंबाकू की गंध आई और लोगों के बतियाने की और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर मेरी नींद खुल गई। कभी कभी कोई बबूल से ऐसी बातें कहती है, रात मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चे आ गए हैं। और किसी ने मेरे भीतर बाल्टी परास दी है, जो छपाक से गिरी पानी पर। फिर खींचा उन्होंने लदर फदर, पानी छलक छलक कर मेरे ऊपर गिरता रहा।
फिर मैं उन्हें देर तक ओक से पानी पीती देखती रही। उनकी कोहनियों से पानी ढल रहा था, उनके नेकर कमीज भीग रहे थे। फिर वे तुम्हारे ऊपर चढ़ गए और खेलते रहे। फिर मुझे तंबाकू की गंध आई और लोगों के बतियाने की और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर मेरी नींद खुल गई। बबूल उसकी बातें सुनता है चुपचाप और उदास आंखों से उसे देखता रहता है। उसकी उम्र हो गई है जो उसे रोने से रोकती है। आशा है ये कविताएं जो संभावना प्रकाशन के सौजन्य से मैंने आपके समक्ष पढ़ी हैं, ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। माँ बनना पसंद।